अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को एंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग के दो पार्ट्स बचे हुए हैं। उन दो पार्ट्स को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई एक्सरसाइज 2.4 कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। जरा गौर से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 यहाँ पे आ रहा है, पार्ट नंबर 5। और इसके अंदर आपको कोई दो चीजें प्रूव करनी है। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास मौजूद है 1 + a, देन आपके पास 1 आ रहा है, फिर आपके पास 1 आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है 1, एंड देन 1 + का b, उसके बाद आपके पास आ रहा है सिंपल तरीके से 1, और देन आपके पास सिंपल तरीके से आ रहा है 1 1, एंड 1 + का c, 1 1 1 + का c। ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 आ रहा है। ये बराबर है हमारे पास किस टर्मिनोलॉजी के? ये बराबर आ रहा है हमारे पास सिंपली ए बी सी, 1 + का 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाय सी। और ये फिर बराबर आ रहा है आपके पास ए बी सी के प्लस के बी सी के प्लस के सी ए के और प्लस के ए बी के। तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास एक दूसरे के बराबर आ रही है। तो हमें बेसिकली इस चीज को सॉल्व करना है। तो आपके पास जो ओरिजिनली क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के रिस्पेक्ट से। आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ये है 1 + a 1 1 1, 1 + b 1 1 1 1 + c। सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। हमसे इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? हमसे इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई आपको सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है इक्वल टू के दूसरी तरफ वाली टर्म के। सही है ना भाई? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर सबसे पहले हम कौन सी साइड लें। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा डिफिकल्ट तरीन साइड को सपोज कर रहे होते हो। यानी कि सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर साइड को कंसीडर कर लेंगे, यानी कि ये 1 + a 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + b, इधर 1 आएगा, इधर 1, इधर 1 + का c। सबसे पहला काम जो कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट करता है वो हमेशा क्वेश्चन को एक दफा नोट डाउन कर लेता है। एक दफा नोट डाउन करने का सबसे बुनियादी फायदा जो उसको मिलता है वो ये मिलता है कि भाई उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि उसने क्वेश्चन को एक दफा उतार लिया ताकि उसकी झंझट से थोड़ी आसानी हो जाए। अब आपने इस पर्टिकुलर टर्म को इक्वल टू के इस तरफ वाली टर्म के या इस तरफ वाली टर्म के बराबर लेकर आना है। सबसे पहले इस टर्म को देख लेते हैं भाई। एक अच्छे बच्चे के जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि उसको जिस चीज के बराबर अपनी टर्म को प्रूफ करवाना है वो भी उसके जहन में हो। अब देखो मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि यार मुझे जिस टर्म के बराबर लेकर आना है उनके डिवीजन में आ रहा है ए बी या सी, उनके डिवीजन में आ रहा है ए बी या सी, और बाहर ए बी सी कॉमन लिया हुआ है। तो मुझे ये बात भी साफ तौर पे दिखती है कि मुझे जिस चीज के बराबर भी अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर आना है उसके पर्टिकुलर बाहर ए बी सी मौजूद है, और उसके डिवीजन में ये ए वाली टर्म्स ए बी सी वाली टर्म्स मौजूद एग्जिस्ट कर रही हैं। अब देखो मेरे पास बेसिकली ओरिजिनली क्वेश्चन ये मौजूद है, मेरे पास ओरिजिनली जो क्वेश्चन मौजूद है वो ये मौजूद है, इसको हम लोगों ने दूसरी वाली टर्म के बराबर लेकर आना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा आसान सा काम कर सकता हूँ। सर वो आसान सा काम आप क्या करेंगे? भाई मैं पूरी टर्म में से क्यों नहीं ए बी सी कॉमन ले लूं। यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम लोग रॉ नंबर 1 में से, जो रॉ नंबर 1 है इससे ए कॉमन ले लें, रॉ नंबर 2 से बी कॉमन ले लें, और रॉ नंबर 3 से हम लोग सी कॉमन ले लें। आप लोग जरूर सोचेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम कॉमन कैसे ले सकते हैं? सर यहाँ पे तो रॉ 1 में ए बी सी है ही नहीं, रॉ 2 में कैसे लेंगे? सर क्या मतलब? सर समझा नहीं हम लोग। तो मैं आपको समझाता हूँ सिंपल तरीके से। पहले मैं जुमला लिख देता हूँ, टेकिंग ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। यानी कि हम रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 से ए बी और सी कॉमन लेंगे। अब मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, मैंने क्या काम करने वाला हूं, मैं ए बी सी कॉमन ले रहा हूँ रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 से। मुझे मालूम है भी आपके जहनों में क्या चल रहा है, सर रॉ 1 में तो ए है ही नहीं हर टर्म के पास, तो फिर क्या करें? देखो मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि लेट सपोज मैं अगर आपके सामने लिख दूं 2 + 7a, मैं यहां से अगर इन दोनों टर्म्स में से ए कॉमन लेना चाहता हूं तो मैथ्स मुझसे कहती है बिल्कुल आपको इसकी इजाजत है। आप अगर कोई कोई टर्म कॉमन लेना चाहो जो कि ओरिजिनली उस नंबर के पास मौजूद नहीं है तो वो उसके डिवीजन से आप कॉमन ले सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से ए को कॉमन लेना चाहता हूँ और 2 के पास ए मौजूद नहीं था तो वो ए इसके डिवीजन में आ
आ जाता है। सिमिलरली 7a में से अगर मैं a कॉमन लेना चाहता हूँ तो 7 के पास देखो a मौजूद है तो a कॉमन आ गया। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि मैथ्स बड़ी बेसिक सी एक बात करती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कभी भी दो टर्म्स आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि इन दो या तीन या चार टर्म्स में से कोई भी वैल्यू कॉमन लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं इस x प्लस वाई में से लेट सपोज x कॉमन लेना चाहता हूँ, x प्लस वाई में से फॉर एग्जाम्पल मैं x कॉमन लेना चाहता हूँ। अब इस x प्लस वाई के पास x के पास तो x मौजूद है, y के पास मगर x मौजूद नहीं है, मगर मेरी स्टिल ये फरमाइश है कि मैं x कॉमन ले लूं। तो आप फिर भी x कॉमन ले सकते हो। कैसे? कि भाई यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और y के पास चूंकि x मौजूद नहीं है तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा। तो भाई हमने कोई गलत काम नहीं करा। अब जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वापस से 1 की जगह पे x ही बन जाएगा, और जब ये x y बाय x से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला x x को क्या कर देगा, कैंसिल आउट बन जाए कर देगा, तो वापस से x प्लस वाई ही बन रहा होगा। यानी कि कॉमन लेने का ये पैटर्न मेरे ख्याल में अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको सिखा दिया कि फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग रॉ 1 से a को कॉमन लेंगे, तो भाई 1 प्लस a में से जब a कॉमन लूंगा तो 1 के पास तो a नहीं है, उसके डिवीजन में चला जाएगा, और a में से जब a कॉमन लिया जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरीके से जब मैं इस 1 में से a कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई a बन जाएगा। इस 1 में से जब मैं a को कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई a बन जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे रॉ 2 में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, b को कॉमन लेंगे। तो देखो रॉ 2 का पहला एलिमेंट 1 है, इस रॉ 2 के पास b फॉर एग्जाम्पल 1 के पास नहीं है तो इसके डिवीजन में चला जाएगा। इसी तरीके से देखो रॉ 2 में क्या आ रहा है, 1 प्लस बी, तो 1 के पास चूंकि b नहीं है तो उसके डिवीजन में चला जाएगा। कभी भी अगर आप कॉमन लेते हो और वो नंबर उस पर्टिकुलर टर्म के पास नहीं होता तो वो उसके डिवीजन में चला जाता है। इसी तरीके से देखो b के पास b मौजूद है, कॉमन ले लिया जाएगा तो सिंपली 1 बन जाएगा। 1 के पास चूंकि b मौजूद नहीं है तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा अब c कॉमन लेना है हम लोगों ने रॉ 3 से, इधर 1 के पास c मौजूद नहीं है तो इसके डिवीजन में c चला जाएगा, इधर भी 1 के पास c मौजूद नहीं है तो इसके डिवीजन में चला जाएगा, इधर भी 1 के पास c मौजूद नहीं है तो इसके डिवीजन में चला जाएगा, और c में से c कॉमन लिया जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये जो मैंने स्टेप करा है बेटा ये बिलियन डॉलर्स का स्टेप है, इसको भूलिएगा मत, ये बड़े काम का स्टेप है। बहुत कम टीचर्स आपको समझा पाएंगे स्टेप को हमने किया क्या है। भाई हमने क्या स्टेप करा है मेरा बेटा, बहुत आसान सा स्टेप था। हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई इक्वल टू के इस तरफ जिस वैल्यू को हमें प्रूफ करना है, भाई देखो एक अच्छा बच्चा वो होता है जिसके जहन में हमेशा ये बात मालूम हो कि आपको किसके बराबर की चीज को प्रूफ करना है। मुझे ये बात साफ तौर पे दिख रही है कि यार मेरे पास इक्वल टू के इस तरफ ए बी सी वाली टर्म मौजूद होनी चाहिए। तो अभी अगर ये नहीं मौजूद तो पहले लेकर आनी है, अब लेके आसमान से थोड़ी आएंगे। हमने बेसिकली जो क्वेश्चन गिवन था यहाँ से ए बी सी को कॉमन ले लिया, और कैसे कॉमन लिया कि भाई जिस टर्म के पास वो वैल्यू नहीं थी उसके डिवीजन में वो वैल्यू चली गई। सही है ना मेरे प्यारे बेटे, हमने ये बेसिक सा काम यहाँ पे परफॉर्म कर देना है। हमने ये काम परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, बेतहाशा जरूरी है। अब क्या काम करें, अब जो काम करेंगे वो भी बड़े मजे का है कि अगर आप गौर से देखो आपको जिसके बराबर अपनी वैल्यू को प्रूफ करना है, वो देखो यहाँ पे एक और चीज भी कॉमन ली हुई है हम लोगों ने, और वो क्या चीज है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई सी। यानी कि ये जो आपके पास 1 बाई ए आ रहा है प्लस का 1 बाई बी आ रहा है प्लस का 1 बाई सी आ रहा है, ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना जहन लगाओ तो आपको जिस चीज के बराबर अपने क्वेश्चन को प्रूफ करना है वहां पे 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई सी आपस के अंदर ऐड हुए हुए हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि देखो ये 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई बी यहाँ पर आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई सी यहाँ पर आ रहा है, इसी तरीके से 1 बाई ए यहाँ पर आ रहा है, 1 बाई बी प्लस 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 बाई सी यहाँ पर आ रहा है। यानी कि तीनों रॉस के अंदर ये एलिमेंट स्प्लिट हुए हैं। स्प्लिट होने का मतलब अलग अलग मौजूद है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं जब इस चीज को इसके बराबर प्रूफ करना चाहता हूं तो मैं साथ साथ अपनी वो टर्म अपने जहन में रखूंगा जिसके बराबर मुझे क्वेश्चन प्रूफ करना है। मुझे साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू जिसके बराबर मुझे प्रूफ करना है अपना क्वेश्चन, वहां पे मेरे पास ये 1 प्लस 1 बाई ए प्लस का 1 बाई बी प्लस का 1 बाई सी है। यानी कि तमाम एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। तो इससे मुझे एक बात तो पता चल रही है, और वो बात क्या है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भैया मैं सिंपल तरीके से रॉ 1 में ऐड करवा देता हूं रॉ 2 और रॉ 3 को। यानी कि मैं रॉ 1 के अंदर ऐड करवा रहा हूं रॉ 2 और रॉ 3 को। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि भाई देखो ये जो 1 बाई ए है उसमें ऐड होगा 1 बाई बी और 1 बाई सी, जो कि हमें बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ चाहिए भी। देखो एक अच्छा बच्चा कौन सा होता है जो हमेशा अपने इक्वल टू के दूसरी तरफ वाली टर्म को अपने जहन में रखे, अपनी नजर में रखे। और मुझे साफ दिख रहा है कि इक्वल टू के इस तरफ मैंने एबीसी चाहिए था, वो तो एबीसी में लेकर आ चुका हूं। अब मुझे एक और चीज क्या चाहिए, ये 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो इसको लेकर आने का तरीकेकार वही है जो मुनासिब सा मैंने आपको सिखाया कि भाई सिंपल तरीके से आपने इसको क्या करना है, लेकर आ जाना है। और लेकर कैसे आएंगे, भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने ऐड करवा देना है रॉ 1 के अंदर रॉ 2 और रॉ 3 को ऐड। तो गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
ये जो बाहर ए बी सी था ये एज इट इज रहेगा, ये अपने आराम से मजे कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली ये रॉ वन, ये रही आपकी रॉ वन, ये आपकी रॉ टू, ये आपकी रॉ थ्री, हम लोग बेसिकली रॉ वन में रॉ टू और रॉ थ्री को ऐड करवा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, रॉ वन का ये पहला एलिमेंट क्या है, 1/a+1, इसमें ये और ये वाली चीज ऐड हो जाएगी। कौन सी वाली चीज, 1/b प्लस का 1/c ऐड हो गया। इसी तरीके से देखो, ये 1/a के अंदर ये वाली दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। आमने सामने वाले एलिमेंट्स हमेशा ऐड होते हैं, ये बात मैं आप लोगों को बहुत दफा बता भी चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ। यानी कि 1/a में ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से 1/a के अंदर ये ऐड हो जाएगा, 1/a के अंदर ये ऐड हो जाएगा। सिंपल तरीके से 1/b प्लस का 1/c प्लस का 1। तो हम लोगों ने भी क्या काम परफॉर्म कर लिया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से रॉ वन में रॉ टू और रॉ थ्री को ऐड कर दिया, और बाकी की दोनों रॉज एज इट इज लिखी जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा हुआ, तो वो एज इट इज मासूमाना अंदाज में उनको हम एक दफा उतार देंगे। तो बाकी की दोनों रॉस को हम लोगों ने क्या कर दिया मेरा चंदा, सिंपल तरीके से एक दफा एज इट इज उतार देना है। ये जो हम लोगों ने काम करा, क्या करा, दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को मसला हो रहा है ये काम क्यों परफॉर्म करा मेरे प्यारे बेटे, उसके पीछे रीजन क्या थी कि देखो, आपका ओरिजिनली जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन। हमने बेसिकली इक्वल टू के इस तरफ सबसे पहले इसको इस टर्म के बराबर प्रूफ करवाना था। तो यहाँ पे एक तो मुझे साफ दिख रहा है कि एबीसी खाली गिवन था, तो हम लोगों ने सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में से एबीसी को कॉमन ले लिया, यानी कि फर्स्ट रॉ में से ए, सेकंड रॉ में से बी, थर्ड रॉ में से सी, पहला काम तो ये कर लिया। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि भाई यहाँ पे 1/a, 1/b और 1/c ऐड हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल एक ही था कि हम लोगों ने रॉ वन में रॉ टू रॉ थ्री को ऐड करवा देना है, ताकि हमारे पास ये एक जैसी टर्म्स आ जाएं। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, इससे फायदा क्या हुआ, पहले जरा क्वेश्चन को मैं इसको जो हमने चीज बनाई उस तरीके से लिख देते हैं, तो फायदा क्या हुआ। सबसे पहले मैं वन को लिख देता हूँ, देखो ये इससे क्या फायदा हुआ, इसको एक बार तरीके से लिख देता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड वे के अंदर कि पहले वन लिख दिया, फिर 1/a, फिर 1/b, फिर 1/c। इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी यही टर्म बन रही है, इसको भी एक दफा तरीके से लिख दो, 1/1+a, 1/1/b प्लस का 1/c। इधर देखो फिर थर्ड नंबर के ऊपर भी यही वैल्यू बन रही है, 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। और नीचे क्या आ जाएगा, 1/b, इधर क्या आ जाएगा 1/b+1, इधर क्या आ जाएगा मेरा बेटा 1/b एज इट इज। और यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से आ रहा है 1/c, 1/c और 1/c+1। सही है ना भाई, यहां तक हम लोगों ने कोई मुश्किल काम नहीं करा। ये जो थर्ड स्टेप मैंने करा है बेसिकली मैंने इसी वाले मैट्रिक्स को तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, यानी कि अरेंज करके लिख दिया है। अब अगर आप गौर से देखो, आपके पास ये फर्स्ट रॉ के अंदर तमाम एलिमेंट सेम आ रहे हैं, फर्स्ट रॉ के अंदर ये तीनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इसको एक दफा कॉमन लेके बाहर निकाल दो मेरा बेटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेकिंग कॉमन, क्या लिख सकता हूँ मेरा बेटा, सिंपली टेकिंग कॉमन 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c फ्रॉम रॉ वन। यानी कि रॉ वन में से हम इस पर्टिकुलर टर्म को क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने का फायदा हमें बड़ा होने वाला है, पहले बता रहा हूं मेरा बेटा, क्या फायदा होगा भी आपको समझ में आ जाएगा। कि हम बेसिकली देखो बाहर पहले से क्या मौजूद है, ए बी सी बाहर आराम से मजे कर रहा है, और हमने इस पूरी टर्म को रॉ नंबर वन से कॉमन निकाल लिया। रॉ नंबर वन से हम लोग क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। तो अब रॉ वन में से जब ये पूरी की पूरी वैल्यू हम लोगों ने बाहर निकाल दी, तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, रॉ वन में सिर्फ वन बचेगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल वैल्यू तो बाहर निकाल दी ना। तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ 1 1 1 बच गया। और नीचे क्या मौजूद है, रॉ नंबर टू में ये मौजूद है 1/b, इधर मौजूद है 1/b+1, इधर क्या मौजूद है 1/b, और इधर क्या आ रहा है सिंपली 1/c, इधर भी 1/c, और इधर क्या आ रहा है 1/c+1। यहां तक क्या काम करा, दोबारा समझ लीजिए, बहुत आसान सा स्टेप है भाई। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के 100% चांसेस है कि लाजमी पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। आपने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है। दिमाग कैसे यूज करना है कि भाई देखो, सबसे पहले आपने हमने जब क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पे आपको एबीसी दिख रहा था, हम लोगों ने सबसे पहले रॉ वन रॉ टू रॉ थ्री में से ए बी और सी को कॉमन ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टेप करा कि भाई देखो मुझे साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखी हुई थी 1 प्लस का 1/a इंटू 1/c प्लस का 1/b 1/a। सही है ना भाई, तो हमने इस टर्म को कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लिया इस टर्म को, कि मेरे
प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे ये टर्म बनानी पड़ेगी कि भाई 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई सी। तो पहले इसको कैसे फॉर्म करा कि हम लोगों ने सिंपली रॉ 1 के अंदर रॉ 2 रॉ 3 को आपस में ऐड करवा दिया। जो रॉ 2 और रॉ 3 इनको आपस में ऐड करवा दिया रॉ 1 में। इससे फायदा क्या हुआ, मुझे ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई जो मुझे बाहर कॉमन के तौर पे चाहिए थी। तो हम लोगों ने फिर इस टर्म को एज अ कॉमन ले लिया रॉ नंबर 1 से, और यहां तक का हमारे पास स्टेप परफॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या काम करें, अगर आप गौर से देखो, अगर आप थोड़ा सा भी अपने दिमाग को यूज करते जाओ, गौर से देखो, तो हम लोगों ने तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ तक भाई। हम लोगों ने ये वाली चीज तो फॉर्म कर ली है, हम लोगों ने ये वाली चीज तो आराम से फॉर्म कर ली है। अगर आप गौर से देखो तो हम लोगों ने बाहर एबीसी इंटू 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई सी, इसके बराबर अपना क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसके बराबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो इक्वल टू के एक तरफ वाली चीज को तो हम लोगों ने तकरीबन सॉल्व कर लिया, यानी कि पूरा ही सॉल्व कर लिया है। तो हम लोगों ने बाहर ये वाली चीज लेकर आ चुके हैं। अगर आप तरीके से देखो, इक्वल टू के इस तरफ हम लोग ये वाली स्टेप पे परफॉर्म कर चुके हैं। अब हमें दूसरी वाली चीज बनानी है, जो कि क्या है, जो कि है ए बी सी प्लस का बी सी प्लस का सी ए प्लस का ए बी। अब हमें ये वाली चीज के बराबर अपना क्वेश्चन लेकर आना है। हम लोग ये वाली चीज तो बना चुके हैं बाहर, अब हमें दूसरी इक्वल टू की दूसरी तरफ वाली चीज को भी फॉर्म करना है। अब इसको कैसे करेंगे, आई होप अब सबको पूरा पूरा मंजर क्लियर होगा, पूरा बैकग्राउंड अब क्लियर हो चुका होगा। अब देखो ये वाला काम कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चे, इसका काम भी बड़ा आसान सा है कि भाई इसके लिए आपको अपने उसको एक्सपेंड या थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। अब सिंप्लीफाई कैसे करने, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे प्यारे शहजादे, सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार बड़ा आसान है। सर वो आसान सी चीज क्या है, क्या आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, कि भाई देखो आपने जब यहां तक अपना क्वेश्चन बना लिया ना, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अब अगर मैं आपसे ये बात अर्ज करता हूं कि भाई देखो आपके पास जो ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है, ये जो पूरा का पूरा हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसको जरा सॉल्व करके दिखा दो, इसको क्या करके दिखा दो, सॉल्व करके, तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये डिटर्मिनेंट आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये इस मैट्रिक्स के ऊपर देखो कौन सा सिंबल है, डिटर्मिनेंट का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेसिकली ये मेरे पास क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई सी। यानी कि बेसिकली मैंने इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा के सिंबल से। तो यानी कि मैं क्या, अगर मैं इसको ये कह दूं कि भाई ये डेल्टा की वैल्यू है, क्या है, ये डेल्टा है हमारे पास। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा कि मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, तो भाई डिटर्मिनेंट को हमेशा डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लेट सपोज ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 1 डिवाइडेड बाई बी 1 डिवाइडेड बाई सी। मेरे प्यारे बच्चों परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर दूंगा और किसी को भी मसला और होगा, अभी सिर्फ फ्लो समझो कि फ्लो क्या बन रहा है। फ्लो बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है ना भाई, यहाँ तक की बात तो यहाँ पे कैसे हुआ। अब गौर से देखो, अब जब मुझे इक्वल टू के दूसरी तरफ वाली टर्म चाहिए, तो मुझे साफ दिख रहा है कि यार ये वाली टर्म तो मैंने फॉर्म कर चुका हूँ, ये वाली वैल्यू तो मैं क्या कर चुका हूँ, फॉर्म कर चुका हूँ। मुझे अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इस बेसिकली डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है। तो मैंने एक दफा डेल्टा के साथ करके इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को लिख दिया। मैंने एक दफा इस सिंपल सिर्फ इसी मैट्रिक्स को, सिर्फ इस मैट्रिक्स को अलग से एक दफा लिख दिया, ताकि अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। और अब इसको सॉल्व कैसे करूं, मुझे अभी साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करूं कि भाई अगर मुझे दिख रहा है कि कोई चीज आपस में कैंसिल आउट करवा सकूं, या कोई रॉ को सेपरेट करवा सकूं, कॉलम को सेपरेट करवा सकूं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गौर से देखें, अगर हम लोग क्या करवा दें, कॉलम 2 को सेपरेट करवा दें कॉलम नंबर 1 से, तो उससे हमारे पास एक जगह पे जीरो बन सकता है। यानी कि अगर मैं इस कॉलम से कॉलम नंबर 1 को सेपरेट करवा दूं, देखो ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। इससे फायदा क्या होगा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को सेपरेट करवा दूं, या फिर अगर मैं साथ ही कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 को सेपरेट करवा दूं, क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन बता देता हूं। अगर आप देखो यहाँ पे, तो कॉलम नंबर 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है एक 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस का 1। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट लेने के ऊपर जाऊंगा, तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वैल्यू को। इसी तरीके से कॉलम नंबर 3 के अंदर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस का 1, वाइल कॉलम 1 में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कॉलम नंबर 1 को सॉल्व करवाना बड़ा आसान होगा, वाइल कॉलम 2 और 3 को सॉल्व करवाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवा सकूं तो ईजी रहेगा। और अगर आप में से कोई बच्चा ये चाहता है कि वो सिंप्लीफाई किए बगैर सॉल्व कर निकाले डिटरमिनेंट, तो उसको उसकी भी इजाजत है, मगर उससे उसका क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। आसान तरीके कार क्या है कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली
कॉलम नंबर 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, और कॉलम 3 के लिए कॉलम नंबर 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। इससे फायदा ये हुआ कि भाई ये कॉलम 2 और 3 आपस के अंदर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ये स्टेप करने की रीजन अभी आपको समझ में इसलिए भी आ जाएगी क्योंकि अभी हम अपना क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। तो देखो कॉलम नंबर 1 क्या है, कॉलम नंबर 1 आ रहा है 1/b, 1/c। मैं अगर कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं, ये रहा कॉलम नंबर 2, ये रहा कॉलम नंबर 1। गौर से देखिएगा बड़े मजे से। देखो भाई, जिसके सामने जो एलिमेंट है उससे सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बच गया। 1/b+1 में से जब 1/b निकाल देंगे तो सिर्फ 1 बच रहा होगा। सर कैसे भाई, इधर देखो, 1/b+1 में से जब आप 1/b को सिर्फ निकालोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 1। इसी तरीके से जब 1/c में से 1/c को माइनस करवाओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखो कितना सिंप्लीफाई होकर ये कॉलम नंबर 2 आ गया। ये रीजन है इसको सिंप्लीफाई करवाने की। आप अगर सिंप्लीफाई ना करवाना चाहो तब भी कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हो, मगर उससे क्वेश्चन आपका टफ होगा, उसको सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में। इसी तरीके से हम लोग कॉलम नंबर 3 में से आप कॉलम नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। इधर देखो भाई, 1 में से जब 1 जाएगा तो मेरा बेटा क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 0। 1/b माइनस का 1/b। इधर देखो भाई, जब 1/b में से 1/b को हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, अब उस सूरत हाल के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत सिंपल सा स्टेप है भाई। ये जब 1/b में से मैं 1/b को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तब भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे शहजादे, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 1/c+1 में से 1/c को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, यानी कि 1/c+1 में से 1/c को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो सिर्फ 1 बचेगा। फाइनली मेरा मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा। सही है ना मेरे प्यारा बच्चा। इसको दोबारा समझना चाहते हो, दोबारा समझना चाहते हो, मैं दोबारा पूरा स्टेप रिपीट कर देता हूँ। बहुत आसान सी चीज है कि देखो भाई, आप लोगों ने ये क्या काम करा, मैंने इसको अलग से करके करवा रहा हूँ ताकि परेशान ना हो जाओ। भाई यहाँ तक की मैथ्स सबको समझा दी मैंने, यहाँ तक की मैथ्स तो सबको समझ में आ गई है ना भाई। यहाँ तक की मैथ्स में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक क्या हुआ, सबको क्लियर है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भाई देखो, अब हमें बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सही है ना भाई, इस वाले डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, कैसे करेंगे। मैंने आपसे ये बात कही कि यार आपके पास जो क्वेश्चन ओरिजिनली ये डिटर्मिनेंट है ये बड़ा मुश्किल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1/b+1 भी आ रहा है, 1/c+1 भी आ रहा है, तो आपके लिए कॉमन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली, या इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि भाई हम लोग सिंपल तरीके डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। उसको निकालने से पहले आपकी ये चॉइस है भाई, आपको ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है कि आप सिंप्लीफाई कॉलम्स को कर सकते हो और रॉस को कर सकते हो। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दिया। तो भाई देखो 1 में से जब 1 जाएगा तो 0 बचा, 1/b+1 में से 1/b जाएगा तो सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1/c में से 1/c गया तब भी 0 बच गया। फिर हम लोगों ने कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दिया, तो देखो 1 माइनस 1 करूंगा तो क्या आ गया, 0 आ गया। 1/b माइनस का 1/b गया तब भी 0 आ गया। और 1/c+1 माइनस का 1/c करा तो क्या आ गया, सिंपली 1 आ गया। इससे हमारा ये डिटर्मिनेंट बड़ा आसान होके आ गया, यानी कि हमने अपने इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कैसे करूंगा, यानी कि इक्वेशन नंबर ए के अंदर मैं इस डिटर्मिनेंट की जगह के ऊपर इस डिटर्मिनेंट को अब लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि भाई मैंने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये बिल्कुल वही मिसाल हो गई कि अगर आपके पास कहीं पे 2x+2y = 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x+y = 1 बन जाएगी ना। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन की जगह पे क्या x+y = 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मेरा बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा दिया ना इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको इजाजत है इस इक्वेशन को लिखने की। तो इसी तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर ए हमारी सिंपल तरीके से क्या बन जाएगी भाई, कि a b c, और ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c एडिडिस का एडिडिस। देखो ये क्या स्टेप किया मैंने, ये वाली वैल्यू को मैंने एडिड लिख दिया, ये वाली वैल्यू एडिड लिख दी, और ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है, ये वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है, हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करवा दिया ना मेरा बेटा, क्या करवा दिया, सिंप्लीफाई करवा दिया। सिंप्लीफाई करवा के जो आंसर आ रहा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई। सिंप्लीफाई करवाने पे आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया 1
जीरो जीरो। यहाँ पर क्या आ गया, 1/b 1 0। यहाँ पर क्या आ गया, 1/c 0 और 1। यानी कि मैंने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक बना दिया। मुझे जल्दी से बात बताओ, ये वाली बात क्लियर होती है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई मसला? देखो मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे मालूम है, डिटेल में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, बट मैं बहुत तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ। जस्ट लेट मी नो दिस थिंग। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? एक एक स्टेप बेटा आपको तरीके से करके बता रहा हूँ। जल्दी से मुझे बताओ भाई, फैजे, फराज। वेरी गुड मेरा बेटा। अब देखो आपने करना क्या है, हमें बेसिकली इस चीज के बराबर चूंकि अपने क्वेश्चन को लेकर आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मैंने ये बात आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी कि मेरा बेटा कभी भी अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू के जीरो नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब क्या, आपने वहां पे डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। यानी कि कभी भी अगर आपके पास इक्वल टू के पास जीरो नहीं आ रहा, तो वहां पे फिर आप प्रॉपर्टीज के ऊपर सॉल्व नहीं कर सकते। वहां पे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, और वो जो वैल्यू निकालते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का हिस्सा ही होती है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई कर दिया, तो बाहर ये वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। वन प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करवाएंगे, ओपन करवाएंगे। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई अगर इक्वल टू की दूसरी तरफ जीरो नहीं है, बल्कि किसी वैल्यू के बराबर आपको सॉल्व करवाना है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवाना पड़ता है और जरूरी होता है। क्लियर है मेरे प्यारा बच्चा? अब जरा गौर से देखिएगा हम करने क्या वाले हैं। हम बड़ा आसान सा काम करेंगे, बहुत ही मजे का काम करने वाले हैं। और वो मजे का काम होगा क्या, अब आप ये सोचेंगे भाई सर वो मजे का काम क्या है, जरा ये भी तो बताइए मेरा प्यारा बच्चा। वो मजे का काम हमारे पास बहुत सिंपल सा है। तो हमने करना क्या है भाई, सिंपली इसको एक्सपेंड कर देना है। तो पहली रॉ का पहला एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर जो चार नंबर्स आ रहे हैं उनको आप तरीके से एक दफा लिख दोगे। फिर दूसरा नंबर आता है हमेशा किसके साथ, नेगेटिव साइन के ऊपर। यहाँ पे चूंकि जीरो आ रहा है तो जीरो का जीरो लिख दिया जाएगा। और बाकी के चार नंबर्स आ जाएंगे 1/b 1/c 0 और 1। फिर नेक्स्ट नंबर भी अगेन प्लस के साथ आ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है, जीरो है। जिस कॉलम में आ रहा है, रॉ में आ रहा है, सब इग्नोर। बाकी के चार नंबर लिख दिए जाएंगे 1/b 1/c 1 और जीरो। सही है ना मेरे प्यारे बच्चे? अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई यहाँ पे एबीसी का एबीसी एज इट इज, ये 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, चूंकि यहाँ पे बाहर जीरो है तो ये वाली पूरी टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे भी बाहर जीरो है तो ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। सिर्फ यहाँ पे ये वाली वैल्यू से आंसर ले रहे होंगे। वन वन जार क्या होता है, वन होता है, और जीरो माइनस का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ वन आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया, ए बी सी 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचा, वन बचा। और वन कभी भी वन से मल्टीप्लाई हो, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो, वन वन ही रहता है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए बी सी 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c के बराबर। सही है ना? तो हम लोगों ने एक साइड को अपनी कंप्लीटली प्रूव कर ली। हम लोगों ने अपनी एक साइड तो मेरा बेटा क्या कर ली, कंप्लीटली प्रूव कर ली। यानी कि देख लो, आपके जो मैट्रिक्स के इक्वल टू के इस तरफ गिवन है, वो क्या गिवन है, वो गिवन है ए बी सी 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c। हम लोगों ने अपनी एक साइड तो कंप्लीटली प्रूव कर ली। अब आप सोच रहे होंगे सर इक्वल टू के इस तरफ ए बी सी प्लस का प्लस का बीसी प्लस का सीए प्लस का एबी भी तो मौजूद है, वो कैसे लेकर आएंगे? आप में से सबके जहनों में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्वल टू के इस तरफ ये भी तो मौजूद है, ए बी सी प्लस का बीसी प्लस का ए सी, ये वाली टर्म, ये कैसे लेकर आएंगे? तो मेरा बेटा इसको भी लेकर आ सकते हैं हम लोग। कैसे लेकर आएंगे भाई? उसको लाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो बाहर जो एबीसी मौजूद है, अंदर वाली तमाम टर्म से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी प्लस का ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस का ए बी सी डिवाइडेड बाई बी प्लस का ए बी सी डिवाइडेड बाई सी। तो गौर से देखिएगा, इस ए से ए कट जाएगा, इस बी से बी कट जाएगा, इस सी से सी कट जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी प्लस का बी सी प्लस का ए सी प्लस का ए सी। यानी कि ये इसके बराबर भी आ गया, यानी कि ये इसके बराबर भी आ गया। यानी कि लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस डेल्टा इज इक्वल टू, हैंस डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी इंटू वन वन प्लस का ए बी सी इंटू वन प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c इक्वल टू के बाद ए बी सी प्लस का बी सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी।
सही है ना? तो हमने फाइनली इस चीज को प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव करा, मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो मैथ से कभी डरना नहीं चाहिए। मैथ्स को कोई क्वेश्चन आप लाजमी क्वेश्चन को पूछो। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, बड़ा सिंपल सी बात कर रहे हैं। आपको ये ओरिजिनली क्वेश्चन गिवन था, इक्वल टू के इस तरफ आपने नजर घुमा के देखी कि भाई आपको इस चीज के बराबर ही प्रूफ करना है ऐसे, और इसको इस चीज के बराबर ही प्रूफ करना है। तो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या था कि सबसे पहले हम लोगों ने रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 में से इस एबीसी को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टेप करा, हमने अपनी रॉ 1 को रॉ 2 और रॉ 3 में ऐड करवा दिया, और ऐड करवाने के बाद जो कॉमन फिगर आएगी उस कॉमन फिगर को हम लोगों ने कॉमन ले लेना है। ये जो पार्ट आ रहा है हमने इस चीज को कॉमन ले लिया, और उसके बाद सिंपल तरीके से हम लोगों ने कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 किया और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 किया, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए भाई। वरना अगर मैं डायरेक्टली इनका मैट्रिक्स लेने डिटरमिनेंट लेने पे जाता तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। इसका डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट लेने पे जो आंसर आया हमारे पास वो 1 के बराबर आ गया। ये हमारे पास पर्टिकुलरली आंसर आ गया, ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, आंसर आ गई। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करवा लोगे तो आपके पास फाइनली लास्ट आंसर आ गया, जो कि बराबर है ए बी सी प्लस के बी सी प्लस के ए सी प्लस के ए बी के। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का ए बी होगा ना, सी से सी तो कट गया तो ए बी बच रहा होगा। तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया। अब मुझे बताओ किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा तो बच्चों अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 के ऊपर मूव कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है, और अब हमें इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक आ रहा है, तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, ओरिजिनली क्वेश्चन क्या है, अल्फा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा। सबसे पहला स्टेप हर अच्छे बच्चे की तरह आप लोगों ने क्या कर लेना है, अपने क्वेश्चन को एक दफा उतार लेना है मेरे प्यारे बेटे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे भैया, अपने क्वेश्चन को एक दफा उतार लिया, इसको किस चीज के बराबर प्रूफ करना है ये भी हमने अपने जहन में रखना है। सही है ना भाई? हमें प्रूफ करना है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब के। एक चीज तो मुझे बड़ी क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की पावर इंक्रीज कर रही होंगी। जैसे पहले अल्फा है, फिर अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, बीटा है बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, गामा है गामा स्क्वायर गामा क्यूब। सही है ना मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल इज डेट। अब देखो मैं यहाँ पे दो काम बड़ी आसानी से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो बेटा अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो भाई हम सबसे पहले नंबर के ऊपर एक बड़ा बेसिक सा काम कर सकते हैं कि मुझे साफ तौर पे इस बात को देख पा रहे हैं कि भाई मेरे पास जो पर्टिकुलरली यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा आ रहा है वो थर्ड कॉलम के अंदर तीनों के पास आ रहा है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से यहाँ पे मेरे पास सिंपल बीटा गामा है, गामा अल्फा है, अल्फा बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक सा काम कर लेते हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा जो है, बीटा है या गामा है, उसकी पावर्स में इजाफा नहीं हुआ हुआ, यानी कि वो सिंपल अल्फा मौजूद है, सिंपल बीटा मौजूद है, सिंपल गामा मौजूद है। तो पहले क्यों ना इसको कन्वर्ट कर दें हायर पावर्स के अंदर। इस काम के लिए हम क्या करेंगे, मैं रॉ 1 को सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, रॉ नंबर 2 को मैं बीटा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और मेरा बेटा रॉ नंबर 3 को मैं सिंपली गामा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा, कभी भी आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो जो अंदर करवाते हैं वो एक दफा भाई डिवीजन में भी लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्फा बीटा गामा अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मुझे एक दफा बाहर भी लिखना पड़ेगा। सही है ना? तो रॉ 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, अल्फा से, तो अल्फा स्क्वायर बन गया इधर, इधर बन जाएगा अल्फा बीटा गामा, इधर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। रॉ 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बीटा से, तो क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा, ये बन जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। और सबसे थर्ड रॉ को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, गामा से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा स्क्वायर। यानी कि हम लोगों ने सिंपल तरीके से अपने रॉ 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दिया, रॉ 2 को बीटा से और रॉ 3 को गामा से। इससे फर्क ये पड़ेगा कि मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे अल्फा बीटा एक तो गामा आ गया, और सेकंडली यहाँ पे पावर्स में इजाफा हो गया, जो कि हमें बेसिकली जिस चीज के बराबर हमें प्रूफ करना है, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मुझे प्रूफ करना है इसको अल्फा स्क्वायर या बीटा क्यूब या अल्फा क्यूब या गामा क्यूब, हमें ये सब इक्वल टू की दूसरी तरफ वाली वैल्यूज में चाहिए था। इसीलिए हम लोगों ने सिंपली इस चीज का ख्याल रखा। और दूसरा ख्याल ये रखा कि भाई थर्ड रॉ में सिर्फ गामा चाहिए, सेकंड रॉ में बीटा चाहिए और फर्स्ट रॉ में अल्फा चाहिए। तो हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए रॉ 1 को अल्फा से, रॉ 2 को बीटा से और रॉ 3 को गामा से मल्टीप्लाई किया। अब आपको साफ दिख रहा है कि सेकंड कॉलम में अल्फा बीटा गामा सब में आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो, टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गामा
फ्रॉम कॉलम नंबर 2। यानी कि कॉलम नंबर 2 से मैं अल्फा बीटा और गामा क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यानी कि अल्फा बीटा गामा को मैं सिंपल तरीके से क्या कर देता हूँ मेरा बेटा, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इधर सिंपली वन वन वन। इधर मेरे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। इधर क्या बचा मेरा बेटा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। और इधर क्या बच गया, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। क्लियर है भाई, यहां तक की बात आई होप तमाम स्टूडेंट्स को इजीली क्लियर होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, इस अल्फा बीटा गामा को क्या कर देगा भैया, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना भाई। यहाँ पे क्या कर देगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से बच गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इधर वन है, इधर भी वन है, इधर भी वन है। इधर क्या है भैया, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। इधर क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा। इधर क्या है, अल्फा बीटा और गामा स्क्वायर। हमने इसको एक दफा बड़े तरीके से और बड़े बेहतरीन अंदाज में लिख दिया, सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आपने करना क्या है, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई अगेन आपके पास यहाँ पे अभी अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर है। हमें तो भाई क्यूब की फॉर्म में वैल्यूज चाहिए होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम एक दफा फिर यही स्टेप रिपीट करते हैं कि रॉ वन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अल्फा से, रॉ टू को मल्टीप्लाई करवा देंगे बीटा से, और रॉ थ्री को मल्टीप्लाई करवा देंगे गामा से। इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे रॉ वन में चाहिए अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, बीटा, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब, रॉ थ्री में गामा, गामा स्क्वायर, गामा क्यूब। तो अभी मेरे पास सिर्फ अल्फा या अल्फा स्क्वायर है, बीटा या बीटा स्क्वायर है, गामा या गामा स्क्वायर है, अभी क्यूब नहीं है। तो अभी पहले क्यूब भी बनाना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे भाई, अगेन जब कभी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो एक दफा अगर अंदर कर रहे हैं तो एक दफा उसको बाहर डिवीजन में भी लिखा जाना जरूरी है, सही है ना भाई। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, इधर आ जाएगा अल्फा, इधर आ जाएगा सिंपल तरीके से अल्फा क्यूब इंटू बीटा गामा, क्योंकि अल्फा से रॉ वन को मल्टीप्लाई किया। रॉ टू को किससे मल्टीप्लाई करना है भैया, बीटा से। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, बीटा क्यूब। सिंपली यहाँ पे बीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा क्यूब गामा। रॉ थ्री को गामा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, गामा क्यूब। इधर आ जाएगा सिंपली गामा, इधर आ जाएगा सिंपली अल्फा बीटा गामा क्यूब। इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन को परफॉर्म कर देना। क्लियर है भाई। अब अगर आप और से देखें तो आपके पास सिंपली ये जो रॉ नंबर कॉलम नंबर 3 बन रहा है, कॉलम नंबर 3 से अगर मैं सिर्फ अल्फा बीटा गामा यहाँ से कॉमन ले लूं, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर बचेगा और गामा स्क्वायर बचेगा। क्या कहा मैंने, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि हम लोग जो कॉलम नंबर 3 आ रहा है, कॉलम नंबर 3, यहाँ से अगर मैं अल्फा बीटा गामा क्या ले लूं मेरा बेटा, कॉमन ले लूं। कॉमन लेने का फायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर मैं क्या कर दूं, अल्फा बीटा गामा यहाँ से कॉमन ले लूं, तो बाहर पहले से क्या मौजूद था, वन डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा गामा। मैं सिर्फ कॉलम नंबर 3 से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले रहा हूँ, तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो तो एज इट इज रहेंगी ना, उनको तो नहीं छेड़ना हम लोगों ने। वो वैल्यूज तो मजे से अपने पास बैठी हुई हैं, सही है ना भाई, वो मजे से हैं। हम यहाँ से उस पूरे कॉलम से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा बीटा गामा यहां से जब कॉमन लूंगा तो देखो, यहाँ पे अल्फा के पास अल्फा क्यूब है, जब मैं एक अल्फा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, बीटा गामा खत्म हो गया। इधर अल्फा बीटा क्यूब गामा के अंदर से जब मैं बीटा कॉमन लूंगा तो भाई देखो, मेरा प्यारा बेटा बीटा क्यूब है तो क्या बचेंगे, दो बीटा तो अभी भी मौजूद है, बीटा स्क्वायर रह गया। और इधर भी अल्फा बीटा गामा क्यूब में से जब मैं सिर्फ अल्फा बीटा गामा कॉमन लूंगा तो गामा क्यूब मौजूद है, तो गामा स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकते हो, कैसे कि भाई ये अल्फा बीटा गामा ने इस अल्फा बीटा गामा को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। अब आपको साफ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अल्फा बीटा गामा आपके पास सबसे पहली वाले कॉलम में आना चाहिए, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होना चाहिए, और फिर ये क्यूब वाली टर्म सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से रॉस को कॉलम्स को इंटरचेंज करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे जो देखिएगा एक कॉलम नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। ये जो कॉलम नंबर आपके पास 1 आ रहा है, इसको आप कॉलम नंबर 2 से इंटरचेंज करवा दोगे मेरा बेटा। क्या करवा दोगे भाई, ये कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को सबसे पहले इंटरचेंज करवा देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं, इंटरचेंजिंग कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो भाई ये कॉलम नंबर 2 पहले आ गया, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे देखो माइनस का साइन हमेशा लगाया जाता है जब कभी रॉ या कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो। इधर अल्फा क्यूब है, इधर बीटा क्यूब है, इधर गामा क्यूब है, और बाकी रिमेनिंग क्या बचा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा, हमने अभी सबसे पहले कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया। मुझे साफ दिख रहा है, जो मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर जो जिस चीज के बराबर प्रूफ करना है, वहां पे ये क्यूब वाली टर्म सबसे एंड में है और ये वाली टर्म बीच में है। अब क्या करूंगा, ये जो कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, इनको भी आपस में इंटरचेंज करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा इंटरचेंजिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3।
अब देखो बाहर एक माइनस साइन पहले से था, अब जब दोबारा मैं रो या कॉलम को इंटरचेंज करवाऊंगा तो एक माइनस साइन दोबारा आएगा। अब जितनी दफा कॉलम को या रो को इंटरचेंज करते हो उतने नेगेटिव साइन बाहर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। इधर क्या बचा, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब एंड गामा क्यूब। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। किताबें आप लोगों के पास मौजूद हैं, जल्दी से चेक कर लीजिए भाई, क्या इसी चीज के बराबर हमें प्रूफ करना था या नहीं करना था। जल्दी से जरा चेक करके बताओ, क्या हमें इसी चीज के बराबर मेरा बेटा प्रूफ करना था। बिल्कुल प्रूफ करना था भाई, कि हमने इसी चीज के बराबर प्रूफ करना, तो हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। लास्ट में आप मासूमाना अंदाज में लिख सकते हो, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम। देखो भाई यहाँ तक क्या मसले की बात है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेशक। भाई देखो, आपको ओरिजिनली मेरा प्यारा बेटा ये क्वेश्चन गिवन था, सही ना, ये क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करा, चूंकि आपको साफ दिख रहा था जिस चीज के बराबर आपको बनाना है, इसको प्रूफ करवाना है, वहां पे हायर पावर्स आ रही, तो मैंने रॉ 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दिया, रॉ 2 को बीटा से, रॉ 3 को गामा से। उसके बाद आपने सिंपली कॉमन ले लेना है। अच्छा बाय द वे, जब कभी आप मल्टीप्लाई करवाते हो, जिस जो भी टर्म मल्टीप्लाई करते हैं वो एक बार डिवीजन में भी लिखी जाती है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है। हमने इस काम को परफॉर्म करा, कॉमन लिया, सिंप्लीफिकेशन करी, फिर दोबारा सेम परफॉर्मेंस करी, क्योंकि अब क्यूब की फॉर्म लेकर आनी थी। तो दोबारा से रॉ 1 को अल्फा से, रॉ 2 को बीटा से, रॉ 3 को गामा से मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे फायदा ये हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से फाइनली हमारे पास बहुत सी चीजें आसान हो गई। और फिर सिंपल तरीके से हम लोगों ने कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज वगैरह करवा के चीजों को आसान बना लिया, हमारा फाइनली आंसर आ गया। यहाँ पे इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से मुझे बताओ, सारे बच्चे जो लाइव बैच में बैठे हो, किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, और वो तमाम बच्चे जो बहुत बाद में लेक्चर्स को देखेंगे, तो भाई अगर तो आप चाहते हो कि आप भी लाइव बैच का हिस्सा बन जाओ, तो बहुत ही आसान तरीकेकार है। आसान तरीकेकार क्या है कि भाई आपके स्क्रीन के ऊपर ये नंबर मौजूद है। हमारी जो क्लास होती है मैथ्स की, वो वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन रात में 8:30 से लेकर 10:30 के दरमियान होती है। इसके अलावा सैटरडे संडे वाले दिन भी एक क्लास में कंडक्ट कर रहा होता हूँ, एक एक घंटे की, सही है ना भाई। तो ये हफ्ते में नॉर्मली 3 से 4 क्लासेस में ले रहा होता हूँ, फर्स्ट ईयर मैथ्स की और सेकंड ईयर मैथ्स की भी। कहने का मकसद ये, अगर आप चाहते हैं इस लाइव बैच का हिस्सा बनना, तो टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ। पर मंथ की फीस सिर्फ 1200 रुपीज मैंने फिलहाल रखी हुई है। और अब इसके अंदर ना सिर्फ तमाम लेक्चर्स कवर अप होंगे, बल्कि सारे एमसीक्यूज की तैयारी भी करवाई जा रही होगी। तो आपने सिंपल सा प्रोसीजर है कि इस नंबर के ऊपर आप जैस कैश, इजी पैसे, सदा पे के ऊपर आप पैसे ट्रांसफर करिएगा। जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी आएगी, वो इसी नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा विद योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। मैं आपको क्लास के, हमारे पास दो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन मौजूद हैं, इनको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान से बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लिटरली बहुत आसान से, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि भैया जो मैट्रिक्स ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर है, ये बराबर है वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर के, और वो बराबर है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी के। यानी कि आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है, आपसे कहा जा रहे हैं तीनों को एक दूसरे के बराबर प्रूफ करके बताओ कि एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, आपने सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपके पास मैट्रिक्स नंबर 1 आ रहा है, आपने इसको ए कह देता हूं भाई, इसको कोई नाम रख देते हैं, इसका नाम ए रख दिया मैंने। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ए आ रहा है। हमारे पास जो मेरा बेटा मैट्रिक्स बी आ रहा है, हमारे पास जो मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स आ रहा है, इसको मैं मैट्रिक्स बी कह देता हूं। ये मैट्रिक्स क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स कह रहा है वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी और आर। एंड देन हमारे पास जो मैट्रिक्स नंबर थर्ड मैट्रिक्स आ रहा है, जिसको हमने मैट्रिक्स सी भी कहा हुआ है, ये क्या मैट्रिक्स है मेरा बेटा, ये मैट्रिक्स आ रहा है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी एंड सी, ये मैट्रिक्स आ रहा है। अब आपने बेसिकली इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है। कोई मसले की बात नहीं है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लेकर चलेंगे, और मैट्रिक्स ए को हम दोनों मैट्रिक्स के बराबर बना रहे होंगे। मैंने आपसे हमेशा क्या बात कही, देखो आपने कोई भी एक मैट्रिक्स लेके चलना है, उसको बाकी दोनों के बराबर बना लेना है। तो हमारे पास देखो, फॉर मैट्रिक्स ए, फॉर ए हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है भाई, हमारे पास मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। फिलहाल के लिए आपके लिए मैट्रिक्स कुछ मुश्किल दिख रहा है इन दोनों मैट्रिक्स के बनाने के अंदर। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, ये जो मैट्रिक्स ए है,
और मैट्रिक्स नंबर सी है, ये जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स नंबर सी है, ये काफी हद तक सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, मैट्रिक्स ए के अंदर एबीसी मौजूद है, मैट्रिक्स सी के अंदर भी क्या मौजूद है, एबीसी मौजूद है। मैट्रिक्स नंबर जो आपके पास ए के अंदर एक्स वाई जेड है, मैट्रिक्स नंबर सी के अंदर भी एक्स वाई जेड है। मैट्रिक्स ए के अंदर पी क्यू आर है, मैट्रिक्स सी में भी पी क्यू आर एज इट इज गिवन है। यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी काफी सिमिलर है, सिर्फ इनकी रॉज आगे पीछे हुई हुई है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, रॉज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें साफ दिख रहा है कि अगर मुझे मैट्रिक्स सी के बराबर ए को बनाना है तो ऊपर एक्स वाई जेड वाली रॉ होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो रॉ वन है, ये रॉ टू है, ये रॉ थ्री है, तो मैं क्या करूंगा, फिर रॉ टू को ऊपर लेकर आ जाऊंगा। यानी कि सिंपल तरीके से रॉ टू को और रॉ नंबर वन को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। तो भाई क्या बन जाएगा, तो कभी भी आप किसी भी रॉ को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं मेरा बेटा, हमेशा बाहर नेगेटिव का साइन आता है। तो ये एक दफा ये एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा और ये ए बी सी जो है नीचे लिख दिया जाएगा। और सबसे नीचे क्या आ रहा है, पी क्यू आर एज इट इज का एज इट इज मासूम सा, सही है ना भाई। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म किया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्या काम कर दिया, रॉ टू को इंटरचेंज करवा दिया रॉ वन से। अब मुझे साफ क्या दिख रहा है भाई, मुझे दिख रहा है कि जो पी क्यू आर वाली रॉ है वो रॉ नंबर टू के अंदर है सी के, और यहाँ पे थर्ड पे है, तो दोबारा से रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करवा दूंगा। अब की बारी में रॉ टू को क्या करवाऊंगा, इंटरचेंज करवाऊंगा किसके साथ, रॉ थ्री के साथ। तो ये मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा, देखो पहले से यहाँ पे माइनस साइन एक पहले का मौजूद है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब की बारी में हम लोग क्या करवा रहे हैं मेरा बेटा, ये जो हमारे पास रॉ नंबर टू और रॉ नंबर थ्री है, इनको आपस के अंदर इंटरचेंज करवा रहे हैं। अब की बारी में देखो, ये पी क्यू आर ऊपर आ गया और ये ए बी सी नीचे आ गया। यानी कि हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्या फंक्शन परफॉर्म कर दिया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से, मेरे प्यारे बच्चों क्या काम कर दिया भाई, हम लोगों ने सिंपल तरीके से रॉ थ्री को नीचे लेके ऊपर लेके चले गए, रॉ टू को नीचे लेके चले गए, यानी कि इंटरचेंज करवा दिया। तो हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और इधर ए बी सी का ए बी सी एज इट इज, इधर ए बी सी का ए बी सी एज इट इज। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स ए आ गया, ये कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स सी के बराबर है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, हेंस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। यानी कि हम लोगों ने पहली चीज तो प्रूव कर ली कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी आपस में बराबर आ गए। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम लोगों ने यानी कि पहली कंडीशन तो प्रूव कर ली, हमने दो मैट्रिसेस को सेम बना दिया। अब मैट्रिक्स बी को सेम बनाना है, ये असल टास्क है। अगर हम मैट्रिक्स बी को थोड़ा गौर से देखें, मैं आपके लिए ऊपर कर देता हूं, तो भाई देखो मैट्रिक्स बी जो आ रहा है ना, वो अजीब अदरंगा सा, अजीब बावला सा लिखा हुआ है। मैट्रिक्स बी जो हमारे पास आ रहा है, ये अजीब बावलों वाला लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर ये मैट्रिक्स बी क्या कह रहा है, सर ये कहना क्या चाह रहा है मैट्रिक्स बी, हमें तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है भाई, मैट्रिक्स बी हमसे क्या कह रहा है। देखो मेरे प्यारे बेटे गौर से, मैट्रिक्स बी में आपके पास क्या है, वाई बी क्यूब एक्स ए पी जेड सी आर, ये मैट्रिक्स बी आ रहा है। देखो आपने अभी तक मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को बराबर बना दिया। अगेन हम लोगों ने चूंकि मैट्रिक्स ए को लेकर चलना है, तो बेसिकली मुझे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को भी सिमिलर बनाना है। मगर अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाखुदा, करना क्या है, कैसे लेके चलना है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे एक चीज समझ में आ गई यहाँ पे, कि अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो तो आपको ये बात साफ दिख रही है कि यार मैट्रिक्स बी के अंदर जो कॉलम्स हैं वो एक जैसे हैं ए और सी के। यानी कि लेट सपोज देखो, मैट्रिक्स ए के अंदर मेरे पास ए एक्स पी था, क्या था, ए एक्स पी था। यहाँ पे क्या था, बी वाई क्यू था, यहाँ पे सी जेड आर था। यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई ये जो यहाँ पे कॉलम्स हैं वो एज अ रॉ लिखे हुए हैं। मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे कैसे लिखे हुए हैं, एज अ रॉ लिखे हुए हैं। वेरी गुड मेरा बेटा फराज, वेरी गुड, फराज भाई पहुंच चुके हैं भाई। और मैट्रिक्स ए के अंदर देखो, ये एक्स वाई जेड है, यहाँ पे कॉलम के तौर पे लिखा हुआ है जो रॉ है। ये ए बी सी जो है यहाँ पे एज अ कॉलम के तौर पे लिखा हुआ है। यानी कि रॉज और कॉलम्स आपस में चेंज हुए हुए हैं। कुछ जहन में आ रहा है, कुछ जहन में चीज क्लिक कर रही है, आई होप करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स बी के लिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ नाउ हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि हमारा कोई भी जो मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली बराबर होता है किसके, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। यानी कि कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम ये लोग ये बात जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं मेरा बेटा, इस बात को वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नंबर वन होती है। मैंने आप लोगों की प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है। तो अगर आप गौर से देखिएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है वो किसके बराबर है, हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है मेरा बेटा, ये आ रही है हमारे पास सिंपल तरीके से ए बी सी
एक्स वाई जेड और सबसे आखिर में क्या होता है पी क्यू आर के। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, मैट्रिक्स ए की। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का क्या कर दूं मेरा प्यारा बेटा, ट्रांसपोज कर दूं, तो अब जरा गौर से देखिएगा क्या मैट्रिक्स बन रहा होगा। ये क्या बन जाएगा भाई, ट्रांसपोज लेने का मतलब भी क्या होता है, सारी आपकी जो रॉज होती हैं कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो भी हमारी रॉज होंगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम्स के अंदर। जो भी हमारी रॉज होंगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी मेरे प्यारे बेटे, कॉलम के अंदर। सही है ना भाई। इस तरीके से हमारी रॉज बेसिकली कॉलम में कन्वर्ट हो गई। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा। अब क्या करेंगे, अब गौर से देखिएगा। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है, मैं इस मैट्रिक्स बी को एक दफा नीचे भी उतार देता हूँ ताकि आप लोगों को देखना बार बार आसान हो जाए। वैसे आप लोगों को किताबें तो मौजूद है आप लोगों के पास, बट स्टिल फिर भी सही है ना, मैं इसको एक दफा नीचे इधर कहीं उतार देता हूँ ताकि बार बार आपको ऊपर ना देखना पड़े। अब देखो ये मैट्रिक्स बी है, मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देखें तो भाई ये y और x और z वाली जो रो है ना ये पहले है। यहाँ पे देखो ये वाली रो यहाँ पर आ रही है, सेकंड कॉलम पे आ रही है, तो मुझे इसे पहले फर्स्ट कॉलम पे लेकर आना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा कि पहले इन कॉलम्स को इंटरचेंज करवा दूंगा, यानी कि इस कॉलम को पहले लेकर आ जाऊंगा। जल्दी से काम कर दीजिए, यानी कि कॉलम टू को बेसिकली इंटरचेंज करवा देंगे कॉलम वन के साथ। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा z, इधर ए बी सी एज इट इज रहेगा, इधर पी क्यू आर एज इट इज रहेगा। सही है ना भाई। अब गौर से देखिएगा, अब मुझे एक और चीज दिख रही है कि y वाली वैल्यू जो है ये ऊपर आ रही है, यहाँ पे y वाली वैल्यू सेकंड रो में आ रही है। तो अब की बारी में क्या करूंगा, रॉ टू को इंटरचेंज करवा दूंगा किसके साथ, रॉ वन के साथ मेरे प्यारे बच्चों। सही है ना भाई। तो अब क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा वाई बी क्यू और एक्स ए पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड सी आर। अब जरा गौर से देखो कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स बी था और ये वाला मैट्रिक्स के आपस में एग्जैक्टली बराबर आ गए हैं। गौर से देखिएगा कि आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली बराबर आ गए हैं। आप लोग बोलेंगे सर यस बिल्कुल आ गए हैं, और हमें ये बात मालूम है कि ए और आपस में ए का ट्रांसपोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये बेसिकली किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, किसके बराबर आ गया, मैट्रिक्स ए बेसिकली बराबर आ चुका है मैट्रिक्स बी के भी। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हेंस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। कैसे सॉल्व करा मेरा प्यारा बेटा, बहुत आसानी से। इस पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने सिंप्लीफाई करा कि भाई देखो सिंपल सा पैटर्न था, आपको यहाँ पे तीन मैट्रिसेस गिवन है, आपसे कहा जा रहा है इनको आपस में सिंप्लीफाई करना था। तो हम सबसे पहला वाला मैट्रिक्स लेके चले, वो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो मैट्रिक्स सी था, क्योंकि वो बहुत ही आसान था, तो पहले हम लोगों ने ए और सी को आपस में सिंप्लीफाई करवा दिया। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा कि भाई मैट्रिक्स बी के अंदर कॉलम्स आगे पीछे हैं, रॉज आगे पीछे, तो इसका मतलब ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लोगे सिंप्लीफिकेशन करी, हमारे पास सिंपल तरीके से मासूम सा आंसर आ गया, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बात क्लियर कर दें कि भाई आपको बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, बात क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई भी मसला। बेटा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा, सारे क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन इंतहाई मलाई क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बता दो भाई, कोई किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला मेरा बेटा। अच्छा भाई, अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात की जा रही है। इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है मैट्रिसेस की, और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है प्रूव डेट 1 + a b c = 0। आपको बेसिकली इस टर्म को इसके बराबर सॉल्व करके प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, सही है ना भाई। आपसे कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको प्रूव करना है कि 1 + abc की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देखो भाई, आपने जो काम परफॉर्म करना है वो बहुत सिंपल सा है। कैसे परफॉर्म करोगे, लेट सपोज आपको ओरिजिनली क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन ओरिजिनली जो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ओरिजिनली जो हमें बेसिकली मैट्रिक्स गिवन है वो ये मैट्रिक्स है, ए बी सी। यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है 1 + का ए क्यूब, 1 + का बी क्यूब, 1 + का सी क्यूब। ये ओरिजिनली हमारे पास मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स भी आ रहे हैं, है ना भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं बड़ी मजे की बात, बड़ी छोटी सी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि भाई आपको इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके लिखना है। भाई ब्रेक करके लिखने का मतलब क्या होता है, मैं इसको अलग से ले जाके समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आपके पास a + b आ रहा हो, इधर c आ रहा है, इधर d + f आ रहा है, और इधर e आ रहा है, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है।
आपको क्या ये बात मालूम है, मैट्रिक्स की एक ब्रेकिंग प्रॉपर्टी होती है। मैट्रिक्स की ब्रेकिंग प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हो। यानी कि मैं अपने मैट्रिक्स को, जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसको ब्रेक करके इस पर्टिकुलर कंडीशन की फॉर्म पे इजीली लिख सकता हूं। मुझे कोई मुमानियत नहीं है, कोई मुझे रोक नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या कहा मैंने, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि इधर जरा गौर से देखिएगा, मेरा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है वो ये आ रहा है। मैंने इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके दो सिंपल छोटे मैट्रिसेस में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर आप और करो, ये जो सिंपल टर्म्स थी, सिंगल टर्म्स थी, ये सिंगल टर्म्स तो यहाँ पे एज इट इज है, ये सिंगल टर्म्स को हमने नहीं छेड़ना। जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही थी, हमने बेसिकली उन दोनों टर्म्स को आपस में ब्रेक करके लिख दिया। एक में ए लिख दिया, एक में बी लिख दिया, एक में डी लिख दिया, एक में एफ लिख दिया। अब बीच में प्लस का साइन लगा दिया, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो सकता है। अब जब वापस से इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में दोनों मैट्रिसेस को ऐड करवाऊंगा तो वापस से मुझे मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज द ब्रेकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, ओरिजिनल मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं उसके स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर। उसके स्मॉलर कंपोनेंट्स हम क्या कर सकते हैं मेरा प्यारा बेटा, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सही है ना भाई, कि आपने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को बेसिकली क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारा बच्चा। सही है ना भाई। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक और एग्जांपल दे सकता हूँ भाई, बचपन से 7 पढ़ते जा रहे हो ना, 7 कैसे फॉर्म होता है। लेट सपोज 3+4 की फॉर्म पे 7 हो रहा है, तो भाई आप अपने 7 को एक और तरीके से भी तो लिख सकते हो, 3+4, 3+4 भी 7 होता है, या सिंपल 7 भी 7 होता है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, ये सिंपल सी बात है। अब मैं इसी बात को हमें समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास मेरा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ये आ रहा है, ए स्क्वायर 1 + का A³ यहां पर क्या है, बी स्क्वायर 1 + का B³ सी स्क्वायर 1 + का C²। अगर हम इसको क्या कर दें, ब्रेक करवा दें। कैसे ब्रेक करवाएं कि भाई ये जो मेरे पास कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको इंडिविजुअली दो मैट्रिसेस के अंदर लिख के ऐड करवा दें, तब भी मुझे मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुका हूं, तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या कहा मैंने कि भाई अगर मैं सिंपल तरीके से एक दफा यहाँ पे लिख दूं 1 1 1, बीच में लगा दूं प्लस का साइन, और दूसरी दफा बाकी के रिमेनिंग वैल्यूज को लिख दिया जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने परफॉर्म करी, इसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पे आपकी बारी में क्या आ जाएगा, A³ B³ C³। गौर से देखिएगा हमने क्या फंक्शन किया। देखो भाई, ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे क्या है, 1 + A³ 1 + B³ और 1 + C³ मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 1 + B³ 1 + C³। सही है ना भाई, ओरिजिनल मैट्रिक्स मुझसे ये कह रहा है। हमने क्या करा, हमने बेसिकली ओरिजिनल मैट्रिक्स को दो सिमिलर स्मॉलर मैट्रिसेस के अंदर ब्रेक कर दिया। हमने क्या कर दिया, दो स्मॉलर मैट्रिसेस के अंदर हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया कि एक दफा हमने आधा कंपोनेंट लिखा, एक दफा बाकी का रिमेनिंग कंपोनेंट लिख दिया, और बीच में प्लस का साइन है। जाहिर सी बात है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन रहा होगा। बिल्कुल मेरा बेटा, वापस से अगर आप ऐड करोगे तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही बन रहा होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अब देखिएगा जरा, अब क्या करेंगे भाई। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, ये देखो भाई, इधर मेरे पास बन रहा है ABC, इधर क्या बन रहा है, A² B² C²। इधर बचा 1 1 1, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है भाई, प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज हमारे पास रहेगा। अब क्या करें सर, अब क्या परफॉर्म करेंगे भाई, अब जो परफॉर्म करना है बहुत सिंपल सी चीज है। कैसे, बहुत ही आसान सा स्टेप है कि मेरे प्यारे बच्चे, हम रॉ 1 में से ए कॉमन लेंगे, रॉ 2 में से बी कॉमन लेंगे, रॉ 3 में से सी कॉमन लेंगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रॉ 1 में से ए कॉमन लिया जा रहा है, रॉ 2 में से बी को कॉमन ले लेंगे, और रॉ नंबर 3 में से हम लोग सी को कॉमन ले लेंगे, यानी कि कॉमन निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, कॉमन निकालेंगे। रॉ 1 में से ए को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, रॉ 2 में से बी को ले लिया, और रॉ 3 में से सी को, तो हमारे पास क्या बचा, ABC। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल 1 1 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक एक टर्म कम हो गई ना सबकी, A²। यहाँ पे क्या बचा, बी बचा, यहाँ पे B², यहाँ पे सिंपल सी बचा, यहाँ पे C²। तो भाई पूरी रॉ 1 में से आपने ए कॉमन लिया, तो ए में से ए गया तो 1 बचा, A² में से ए गया तो ए बचा, A³ में से ए गया तो A² बन गया, बी में से रॉ 2 में से बी कॉमन लिया तो बी में से बी गया 1 बचा, B² में से बी गया तो बी बचा, B³ में से बी गया तो B² बचा, सी में से सी गया तो 1 बचा, C² में से सी गया तो सी बच गया, और C³ में से सी गया तो C² बच गया। सही है ना बेटा। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। अगर आप और करो तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सिमिलर फॉर्म हो रहा है ना भाई, मगर पहले आपको कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको इंटरचेंज करवा लीजिए।
यहाँ पे ए बी सी एज इट इज का एज इट इज, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर वन 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 एज इट इज। तो भाई ये कॉलम नंबर वन को मैं कॉलम नंबर थ्री की जगह पे सेंड कर दूंगा, तो चूंकि दो दफा इंटरचेंज होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटरचेंज यानी कि रिपीट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने कि भाई मुझे चूंकि इस मैट्रिक्स को इसको आपस में सिमिलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आपस में इस कॉलम नंबर वन को कॉलम नंबर थ्री की जगह पे लेके जाऊंगा। चूंकि ये पहले कॉलम नंबर टू पे इंटरचेंज होगा फिर कॉलम नंबर थ्री पे होगा, तो मैं डायरेक्टली करके लिख देता हूँ भाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर क्या बचा, वन 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 बचा। चूंकि दो दफा इंटरचेंज होगा तो माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, साइन कन्वर्ट हमारा नहीं हो रहा होगा। अब अगर आप गौर से देखो, ये वाला जो मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है दोनों के पास आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं मेरा बेटा, इन दोनों मैट्रिक्सेस को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, वन प्लस का एबीसी एज इट इज, और हमने इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। हमने इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को क्या ले लिया मेरा बेटा, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मेरे प्यारे बेटे, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हमने कॉमन ले लिया। सही है ना भाई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो मैं आपको इसको एक और तरीके से समझा सकता हूँ। मैंने क्या कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों ने सिंपल तरीके से इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी में पढ़ा देता हूँ कि भाई नॉन पोलर फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स या नॉन कोप्लेनर फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, कि कभी भी आपके पास अगर दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हो, कभी भी अगर आपके पास दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, और उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज क्या हो, सिमिलर हो। कभी भी दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हो, उनकी पर्टिकुलर इंटरनल वैल्यूज क्या हो, सिमिलर हो, तो नॉन कोप्लेनर मैट्रिक्स कहलाता है। जिसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर होती है, हमेशा वन के बराबर होती है। इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस अगर आपस में सिंपल ऐड हो रहे हैं, सिंपल ऐड हो रहे हैं, मगर वो सिमिलर होने चाहिए, सेम, यानी कि सेम ऑर्डर के, सेम रॉज एंड सेम कॉलम्स के। अगर वो दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर है, वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, उनकी वैल्यूज डिटरमिनेंट की किसके बराबर होती है, वन के। तो इसकी बेसिकली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वन के। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस का एबीसी बच गया। और चूंकि ये पूरा क्वेश्चन किसके बराबर था, इक्वल टू जीरो था, देखो किसके बराबर था, इक्वल टू जीरो था। यानी कि फाइनली मेरे पास किसके बराबर का आंसर आ गया, इक्वल टू जीरो के बराबर का आंसर आ गया। जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो फाइनली हम लोगों ने क्या कर ली मेरे प्यारे बच्चे, प्रूफ कर ली। इस तरीके से हमारा फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि डेल्टा किसके बराबर आ रहा है, वन प्लस एबीसी इक्वल टू जीरो के। मैं दोबारा ये लास्ट वाली बात बता देता हूँ, किसी बच्चे को मसला हो रहा है कि बेशक आप लोग कॉमन नहीं भी लेना चाहिए तो कॉमन ना लो, कोई मसले की बात नहीं है। आप यहाँ पे देखो, कब मैथ्स के अंदर एक असूल होता है, कभी भी दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स अगर आपस में क्या हो, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर के हो, सेम साइज के हो, और एग्जैक्टली सिमिलर भी हो, यानी कि उनके अंदर वाली वैल्यूज भी सिमिलर हो, तो भाई उनका जो आंसर होता है ऐसे दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, ये किसके बराबर होता है मेरा बेटा, वन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरा बेटा, वन के बराबर होता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के ऊपर जो आपका पर्टिकुलर आंसर आ रहा होता है, वन के बराबर आ रहा होता है, तो यानी कि इस पूरी टर्म का आंसर वन के बराबर आ गया। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, वन प्लस एबीसी किसके बराबर है, डेल्टा के। और हमें जो ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या गिवन था, इक्वल टू जीरो गिवन था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली इक्वल टू के पास जीरो आ गया। इस तरीके से हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से मुझे काइंडली बता दीजिए।